Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? It's regarding the work together to uphold the spirit of constitution. It is said by Draupadi Murmu ji. We all know कल दैट मीन्स 26 नवंबर 2024 को हमने सेलिब्रेट किया अपना 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर 2024 को हमने अपना 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया। इसी रिगार्डिंग हमारा एक ज्वाइंट सेशन कंडक्ट हुआ था पार्लियामेंट में। लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स सब लोग मिलकर के इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी रिगार्डिंग जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने डिस्कशन किया यूनाइट टुगेदर। मतलब कि अगर हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन, अपने स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो उसके लिए हमें जरूरत है कि जो हमारी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, दैट इज लेजिस्लेचर। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव and the third one is judiciary. Second one is executive and the third one is judiciary. So जरूरी है कि ये तीनों ऑर्गन्स मिल करके अच्छे से यूनाइट वे में वर्क करें, तब जाके हमारा जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसीज जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखे गए उस हिसाब से काम किया जा सकता है। पहली चीज, ये चीज तो द्रौपदी मुर्मू जी ने कही। उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धापड़ जी ने भी डिस्कशन किया सेपरेशन ऑफ पावर का। वी नो हम इंडिया में कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं पावर के सेपरेशन का, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, जिसमें बात की जाती है कि जो ये 3 ऑर्गन्स हैं ये तीनों सेपरेटेड है। मतलब कि हर एक ऑर्गन का, हर एक पिलर का अपना फंक्शन है और उन्हें अपने ही जुरिस्डिक्शन तक लिमिटेड रहना चाहिए, एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर का काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना। दूसरा एग्जीक्यूटिव का काम है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेजिस्लेचर के द्वारा लॉज बनाए गए हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। वहीं जुडिशियरी का काम है जस्टिस प्रोवाइड करना। मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें चेकआउट करना। सो जैसे कि हम इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, साथ के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 भी यही बात करता है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होने चाहिए। सो इसी चीज के बारे में डिस्कशन किया गया। हमारी कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्हीं चीजों का डिस्कशन किया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? इट्स रिगार्डिंग फ्रॉम अ रिपब्लिक टू अ रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया जिसने कई सारी चीजों को हमारे सामने रखा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस एडिटोरियल की स्टार्टिंग भी ऐसे ही की गई कि हमने 26 जनवरी 2024 को अपना 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो स्टार्टिंग से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल रहा है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को हमेशा लिबर्टी प्रोवाइड की है। लिबर्टी को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक तरह से फ्रीडम से, मतलब कि आपके ऊपर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट यहाँ पर लिबर्टी 2 टाइप्स की रहती है, एक निगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी। इंडिया ने स्टार्टिंग से पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ ही अपना रुझान रखा है, या हमेशा से इंडिया ने पॉजिटिव लिबर्टी को ही फॉलो किया है। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब कि होता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस, बट पॉजिटिव सेंस में स्टेट का इंटरफेरेंस यहाँ पर अलाउ किया जाता है, बट पॉजिटिव सेंस में, जहां पर लोगों का वेलफेयर होने वाला हो, लोगों के अच्छे के लिए, लोगों
कि बीच में इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए, इनकम का जो इतना डिस्प्यूटेड वो है कि एक लोगों के पास इनकम कंसंट्रेटेड है, ये सारी चीजें हटाने के लिए स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, मतलब कि स्टेट के पास पॉजिटिव लिबर्टी इस चीज की है। सो ये तो चीज हुई हमने कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में जो बताया कि ये एक फीचर है। सिमिलरली हम इंडिया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हम बात कर रहे थे एगैलिटेरियन सोसाइटी स्टैब्लिश करने की। एगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब कि ऐसी सोसाइटी जहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मिनिमाइज है, ऐसी सोसाइटी जहां पर लोगों के बीच में इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम है। एटलीस्ट लोगों के पास इतना मीन्स है कि वो अच्छे से कमा के खा सके, ऐसी सोसाइटी की हम बात कर रहे थे। इसी रिगार्डिंग हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी तरह से फ्रेम आउट किया, मतलब कि एक साइड हमने डीपीएसपीस, एक साइड हमने फंडामेंटल राइट्स में भी इन चीजों का जिक्र किया। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी का जो आर्टिकल 38(2) है, डीपीएसपी का आर्टिकल 38(2, थोड़ा सा समराइज करूं, डीपीएसपीज दैट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डीपीएसपीज ऐसी पॉलिसीज है, या यूं कह लो एक सेट है पॉलिसीज का, जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करना है। ये एक तरह के डायरेक्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए कि आपको किस तरह से अपनी पॉलिसीज बनानी है। सिमिलरली आर्टिकल 38(2) बात करता है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटीज एंड स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब कि आर्टिकल 38(2) भी बात करता है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है उसे मिनिमाइज करना, अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और फैसिलिटीज की जो इनइक्वालिटी है उसे एलिमिनेट करना। अगेन एगैलिटेरियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग इकोनॉमिक बेसिस पर इक्वल है। दूसरा आर्टिकल जो बात करता है वो बात करता है आर्टिकल 39(c). आर्टिकल 39(c) बोलता है कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, मतलब कि एक सेगमेंट ऑफ पीपल्स के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो। ऐसी पॉलिसीज, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए, आर्टिकल 39(c) बोलता है। वहीं अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, तो फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी ट्रेड या कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। सो ये सारी चीजें हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब हमारे जो एम्स थे कि हम अपने इंडियन सिटीजन्स को फुल फ्रीडम दे रखे थे, फुल लिबर्टी दे रखे थे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि जब किसी पर्सन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी हम उसके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे, तो पर्सन अपने फुल पोटेंशियल के साथ, फुल कैपेसिटी के साथ वर्क कर सकता है और अपना 100% अचीव कर सकता है। सो ये सारी चीजें हम एक टाइम पर प्रैक्टिस कर रहे थे, बट उसके बाद टाइम आया 1991 का। 1991 के बाद हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को बोला गया न्यू लिबरल रिफॉर्म्स। सो ऐसे इन रिफॉर्म्स ने हमारी सोसाइटी में कुछ निगेटिव चेंजेस ले आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस की बात करूं, 1947 के पहले की बात करूं, तो जो ग्लोबल लेवल पर, सॉरी इंडिया के लेवल पर जो 1% रिचेस्ट पीपल हैं उनके पास ओवरऑल 21% टोटल वेल्थ का कंसंट्रेशन था। ठीक है, अब मैंने बताया हमने कैसी पॉलिसीज बनाई, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद 1980s के टाइम पर जब ये डेटा देखा गया तो अप्रॉक्स
जो रिचेस्ट 1% पीपल है उनके पास सिर्फ 6% ऑफ टोटल इनकम जो थी वो इकट्ठा थी। सो कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हुए। उसके बाद 1991 के बाद ये डेटा फिर से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को दिखाता है। 1991 की पॉलिसीज के बाद अगेन जो 1% रिचेस्ट पीपल हैं उनके पास ओवरऑल 22% ऑफ टोटल वेल्थ कंसंट्रेट होने लगी। सो कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज ने हमारी सोसाइटी में जो इनकम इनइक्वालिटी है या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे वाइडन कर दिया है। ये इकोनॉमिक अनइक्वालिटी तो ठीक है, ये तो थी, इसे तो वाइडन कर ही दिया गया। साथ के साथ इस एडिटोरियल में एक और चीज डिस्कस की गई है कि इकोनॉमिक अनइक्वालिटी के साथ साथ सोशल अनइक्वालिटी भी यहाँ पर लिंक्ड है। मतलब कि हमारी सोसाइटी वी ऑल नो कास्ट्स में डिवाइडेड है, जनरल कैटेगरी, SC ST OBC, इस तरह से हमारी सोसाइटी में कास्ट में डिवाइडेड पीपल्स है। तो ये देखा गया कि इनकम इनइक्वालिटी तो ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर सोशल अनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। जहां पर वेल्थ अगर आप देख रहे हो कि 1% वेल्थ 22% लोगों के पास कंसंट्रेटेड है, वहीं इन 22% लोगों में से SC ST OBC का तो कोई परसेंटेज है ही नहीं। मतलब कि कास्ट फ्रेगमेंटेशन ने यहाँ पर भी मतलब कि इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो अचीव करने में वो सक्सेस नहीं रहे हैं। यही सारी चीजें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं और एट द एंड यही बताया गया है कि हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जो कि साबित हो सके इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ, जहां पर इकोनॉमिक अनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके। यही कॉन्स्टिट्यूशन का एम था और हमारी पॉलिसीज भी इसी वे में जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज an ideal way to treat India's corneal blindness problem। यह एडिटोरियल बात कर रहा है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम की। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये होता है कॉर्निया, आई का एक पार्ट है। देखो ये पूरी आई है और आई का जो स्टार्टिंग की एक ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है जहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आप देख सकते हो, इसे बोला जाता है कॉर्निया। बेसिकली ये ऑब्जर्व किया गया इंडिया में जो ब्लाइंडनेस होती है उसमें सेकेंड नंबर पर कॉर्निया में डिस्टर्बेंस होने के कारण ब्लाइंडनेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्निया क्या रहता है, ये एक तरह की ट्रांसपेरेंट लेयर है जिससे कि बाहर की सारी चीजों की जो लेयर रेडिएशंस है वो हमारी कॉर्निया में जाती हैं, उसके बाद अंदर जाकर के उसकी रेटिना में इमेज बनती है। बट कॉर्निया में प्रॉब्लम होने के कारण कॉर्निया ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब कि ये रेडिएशंस को वापस भेज देता है इंस्टेड कि वो हमारी रेटिना में उस चीज का इमेज बनाए। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉब्लम देखी गई है कॉर्निया के कारण ब्लाइंडनेस होने की। सो हमारे पास ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए एक एक्ट है जिसे बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। ठीक है, ये बात करता है इंडिया में कि हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे करना है। सिमिलरली अगर हमें कॉर्निया को ट्रीट करना है ना तो उसके लिए मेजरली जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करना। और कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करना बहुत ईजी है ग्लोबल लेवल पर। इससे रिगार्डिंग कई सारी सर्जरीज कॉर्निया ट्रांसप्लांट की होती ही होती है। बट इंडिया में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल पहला चीज, इंडिया में हमारे पास डोनर ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि हमें जितनी डिमांड है ना, सपोज हमें 100 कॉर्नियाज की डिमांड है, 100 लोग बैठे हैं जिनकी कॉर्निया को अगर ट्रीट कर दिया जाए तो उनकी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट हमारे पास 100 में से सिर्फ 30 लोगों की कॉर्निया अवेलेबल हो पाती है। सो कहीं ना कहीं कॉर्निया जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है जो ट्रीटेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है, बट स्टिल चूंकि हमारे पास कॉर्निया की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे। दूसरा चीज, हमारे पास ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्जन्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये चीजें इंडिया में देखने को मिल रही हैं। इसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है कि अगर हमें अपने इंडिया में कॉर्निया ब्लाइंडनेस को ठीक करना है तो रिसेंटली हमने एक नई पॉलिसी लाई
उस पॉलिसी में ये बात की गई कि अगर कोई किसी पर्सन की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, तो ऐसा माना जाएगा कि वो एक कॉर्निया डोनर है ही है, चाहे उसने फॉर्म साइन किया हो चाहे नहीं किया हो। एक तरह से ये प्री कंसेंट पर काम करने लगी। ये जो नई पॉलिसी आई, ये बात करने लगी प्री कंसेंट पर कि अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है, मतलब कि वो कॉर्निया अपनी डोनेट करेगा ही करेगा, ऐसी बातें होने लगी। तो एक तरह से ये चीज तो फेवर में नहीं हुई ना, ये एक तरह से लोगों के राइट्स को हैम्पर कर रही थी। इससे क्या हुआ, जैसे अगर मैं ग्लोबल लेवल पर बात करूं, ग्लोबल लेवल पर भी हमारे पास कुछ पॉलिसीज होती हैं। जैसे कि ग्लोबल लेवल पर स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया और यूएस हो गया, यहाँ पर भी कॉर्निया से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती है और कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। बट इतनी डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस तरह से प्री कंसेंट पर काम नहीं होता है। लोगों से प्रॉपरली रिक्वेस्ट की जाती है, उनसे फॉर्म साइन करवाए जाते हैं, तब जाकर के माना जाता है कि इन्होंने अपनी आई डोनेट करने का प्लान बनाया है। ठीक है, तो वही बात की जा रही है इस एडिटोरियल में कि आप जब बात कर रहे हो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की, तो इस तरह से पॉलिसीज लाना सही नहीं है। आपको दूसरे एक आइडियल फॉर्म में शिफ्ट होना चाहिए। मतलब कि जब भी किसी पर्सन की डेथ हो रही है, तो आपको उनके किन्स को, उनके फैमिली मेंबर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इससे क्या होगा, इसके क्या बेनिफिट्स है, कि अगर पर्सन की जो कॉर्निया डोनेशन कर देते हैं तो किसी की ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। एक तरह से इमोशनली चीजों को लिंक करके आप उसके रिलेटिव्स को पहले रेडी करवाओ, उसके बाद ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर स्टार्ट की जाए। एक साइड तो इस चीज के कुछ बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहला कि अगर आपने प्री कंसेंट चीजें कर रखी है, मतलब कि अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो रही है तो आप उसका विदाउट उसके फैमिली के मेंबर्स की परमिशन के आप उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट या कॉर्निया उसका ले लेते हो। तो इससे क्या होता है कि जो अभी तक प्रोसेस को कंडक्ट करने में डिले होता था, फॉर्म साइन करो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करो, ये सारा डिले खत्म हो जाता है। क्योंकि एक पर्सन की डेथ के 8 to 10 आवर्स तक के ही टाइम पीरियड में आप कॉर्निया को निकाल सकते हो, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं बचता है। तो ये डिले तो खत्म हो जाता है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला चीज ये कि जब किसी पर्सन से आप रिक्वेस्ट करके कॉर्निया मांगते हो, तो वहां पर आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है डोनर के बीच में और रिसिपेंट्स के बीच में, कि प्रॉपर फॉलोअप सेशंस रहते हैं और एक कनेक्शन बनता है। बट यहाँ पर अगर आप प्री कंसेंट के बेसिस पर कॉर्निया निकाल रहे हो, तो वहां पर ये रिलेशनशिप भी ब्रेक हो जाता है, प्लस लोगों को इस चीज के बारे में पता भी नहीं रहता है। सो यहाँ इस एडिटोरियल में यही डिस्कशन किया गया है कि हमें ये प्री कंसेंट जैसी प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करना सही सॉल्यूशन नहीं है। हमें एक आइडियल पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आइडियल वे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कि किसी भी पर्सन की अगर डेथ हो गई है तो उसके फैमिली मेंबर्स को आप कन्वे करो, उसके फैमिली मेंबर्स को आप एग्री करो कॉर्निया ट्रांसप्लांट जैसी चीजों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, या जो जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी आई को डोनेट करने के लिए आपको मोटिवेट करना चाहिए, इमोशनली चीजें लिंक करनी चाहिए। तब जाके ये एक आइडियल वे होगा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट इज बिटवीन होप एंड हर्डल्स ऑन द हाई सीज। ये एक एडिटोरियल आया है जो हाई सीज की ट्रीटी के बारे में डिस्कशन करता है। इसको डेप्थ में समझते हैं। देखो, इंडिया में ना हाई सीज क्या होता है। देखो, मैं थोड़ा सा पहले हाई सीज को समझा देती हूँ कि आखिर ये चीज क्या है, फिर अपन समझते हैं। देखो, वी ऑल नो इंडिया जो है वो कोस्टल रीजन्स वाला एरिया है। मतलब कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसके आसपास सीज है, ओशियन है। सिमिलरली जितनी भी कंट्रीज हैं जो जिनके एडजॉइनिंग एरियाज कोस्टल है, वो कहीं ना कहीं सी से कनेक्टेड है। बट होता क्या है ना कि हमने 1982 में एक ट्रीटी साइन की थी जिसे बोला गया अनक्लॉज ट्रीटी। अनक्लॉज ट्रीटी इन वाटर मैरीटाइम रीजन्स को ही मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो ये कोस्ट लाइन है, इसके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन रहेगा ये आपकी टेरिटरी के अंतर्गत आता है, इसमें आप काम कर सकते हो। उसके बाद एक रीजन बनाया गया 24 नॉटिकल माइल तक का,
इसमें भी कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए। उसके बाद एक रीजन बनाया गया 200 नॉटिकल माइल तक का, इसे बोला गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ तक के राइट्स जो है, यहाँ तक एक जो कोई भी कंट्री है वो अपने राइट्स को देख सकती है, चीजों को गवर्न कर सकती है। बट 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो रीजन रहता है, इसे बोला गया हाई सीज। हाई सीज मतलब कि ये एक ग्लोबल कॉमन का पार्ट है। यहाँ पर किसी भी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी कंट्री यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकती है। बट जो ये ग्लोबल कॉमन है या जो ये हाई सीज है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका अपना एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस कैसे है कि ये ग्लोबल हाई सीज जो है ये वर्ल्ड के ओशियन का 64% कवर करते हैं, अर्थ सरफेस का 50% कर सकते हैं। इसमें हाई स्पीशीज भी बहुत ज्यादा है। इनका इन्वायरमेंटली सिग्निफिकेंस भी बहुत है। पहली चीज, ये एक तरह से कार्बन को स्टोर करते हैं, सोलर रेडिएशंस को अपने आप में स्टोर करते हैं, रेडिएट करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक तरह से प्लेनेट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, साथ के साथ प्लेनेट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो हम समझ गए कि हाई सीज का अपना ही एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इसलिए इन हाई सीज को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमने हाई सीज ट्रीटी लाई। हाई सीज ट्रीटी को हमने 2023 में लाया, नेगोशिएट किया। अभी तक ये जैसे मान लो 190 कंट्रीज ने इसे बोला कि हम इसे अडॉप्ट करेंगे, बट इसे अभी तक 60 कंट्रीज के द्वारा ही सिर्फ रेटिफाई किया गया है। अब बात करते हैं आखिर इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला, इसमें बात की जा रही है कि हम मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरियाज बनाएंगे, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाएंगे, जिससे कि जो मैरीन इकोलॉजी है उसे कंजर्व किया जा सके, उसे प्रिजर्व किया जा सके। दूसरा, मरीन रिसोर्सेज को इक्विटेबली शेयर करने की बात की गई। तीसरा, मैंडेटरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, मतलब कि इसमें असेसमेंट किया जाएगा कि किसी कंट्री की पॉलिसीज मैरीन रिसोर्सेज को या मैरीन सिस्टम को कितना निगेटिव इम्पैक्ट कर रही है, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, पॉलिसीज का मैरीन रिसोर्सेज पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इसी चीज को एसेस करने के लिए हमने लागू किया कि हमें मैंडेटरी इस चीज को एसेस करना है। दूसरा, जो मैरीन टेक्नोलॉजीज है उन्हें ट्रांसफर करने की बात की गई। सो यही पूरा डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल में। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे बता दिया। नेक्स्ट वन इज एससी रूलिंग ऑन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। जो कॉन्सेप्ट मैंने कल बहुत डेप्थ में समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर हमने क्यों सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे वर्ड को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, और उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद हमने इन चीज को एक्सप्लिसिटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया। यही चीज पूरी डिस्कस की गई है। शॉर्ट में समराइज में मैं बताती हूँ। पहला चीज, सोशलिज्म। सोशलिज्म हमने इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि इंडिया का सोशलिज्म का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। बट वेस्टर्न सोशलिज्म अलग बात करता है। वेस्टर्न सोशलिज्म मतलब कि होता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास वेल्थ नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट इंडिविजुअल वेल्थ का कंसंट्रेशन या वेल्थ का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। उस टाइम पर सोशलिज्म की मीनिंग ये थी। बट जो हमारी पॉलिसीज थी वो ऐसी नहीं थी। हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी उतना ही फ्री हैंड छोड़ रखे थे। हालांकि 1948 के बाद हमारी पॉलिसीज जो थी थोड़ी सी अलग तरह की थी। फॉर एग्जाम्पल, हम लाइसेंस राज जैसी चीजें ला रहे थे कि अगर आपको कोई भी ट्रेड या बिजनेस ओपन अप करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और भी ऐसी पॉलिसीज थी जो सोशलिज्म के खिलाफ थी। इसलिए हमने एक्सप्लिसिटली सोशलिज्म वर्ड को अपने प्रियम्बल में मेंशन नहीं किया। बट विद द टाइम एंड विद द पॉलिसीज हमें समझ में आया कि इंडिया के लोगों की इच्छा है सोशलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करना, इसलिए हमने इसे मेंशन कर दिया। दूसरा, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब कि धर्मनिरपेक्ष। इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। जो इंडिया है
वो हर एक धर्म से एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। अगर किसी धर्म में कोई डेरोगेटरी प्रैक्टिस रहती है जो कि विमेन्स के, चिल्ड्रंस के, ह्यूमन बींग्स के खिलाफ है, तो वो डेरोगेटरी प्रैक्टिस हटाने के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी स्टेट काम करेगी, हमारी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी। बट 1947 के बाद सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन थोड़ी अलग थी। उस समय मतलब होता था कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। बट हमारा अपना ही अलग सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट था जिसके साथ हम आगे बढ़े और समय के साथ हमने उसे एक्सप्लिसिटली अपने प्रीएम्बल में मेंशन भी कर दिया। कल की क्लास में 26 नवंबर की क्लास में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को मैंने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी कल की क्लास को एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अराउंड द संभाल मॉस्क। देखो, संभाल मॉस्क वाला केस जो है वो सिमिलर टू ज्ञानव्यापी मस्जिद हो गया या बाबरी मस्जिद जैसा, इसी के जैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो संभाल मॉस्क है ये पहले एक जैन मंदिर था यहाँ पर, सॉरी जैन नहीं, विष्णु मंदिर था यहाँ पर। उसके बाद विष्णु मंदिर को तोड़ फोड़ करके जो बाबर है उन्होंने यहाँ पर एक मॉस्क बना दी है। सो यहाँ पर अगेन ऐसा जो इशू है वो इंडिया में कई बार हमें देखने को मिला है कि कई बार रिलीजियस कंस्ट्रक्टेड चीजों को, टेम्पल्स वगैरह को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं। बट इस कंट्रोवर्सी को, इस डिस्प्यूट को यहीं पर रोकने के लिए हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया, जिसके तहत हमने बात की कि 15 अगस्त 1947 में 47 से जो प्लेस जिसके लिए करेंटली बनी हुई है वो उसी रिलीजन को, उसी धर्म को डेजिग्नेटेड रहेगी। अब हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे एक्सेप्ट राम जन्मभूमि वाला कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर इस चीज को फिर से ये जो एक्ट है पब्लिक ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये फिर से न्यूज में आया। ये बात कर रहा है कि अगर आपने पहले ही ये बता दिया कि 15 अगस्त 1947 में जो पोजीशन रहेगी मॉस्क्स की, टेम्पल्स की, वो हमेशा मेंटेन रहेगी, उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि अब फिर ये जो संभाल मॉस्क वाला डिस्प्यूट है ये क्यों हमारे सामने आ रहा है। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 समझना था, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया। ये जो संभाल मॉस्क वाला इशू है ये हमारे यूपीएससी की न्यूज के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। Next one is a nation first spirit will keep constitution alive says मोदी। अगेन ये कल की न्यूज के बारे में ही है। कल की जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी दोनों सेशंस की, उस रिगार्डिंग हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा कि अगर हम नेशन फर्स्ट की स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अलाइव रहेगा। ये एक तरह से लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें हम समय के हिसाब से चेंजेस करते आ रहे हैं। इसी वजह से आज भी इसका सिग्निफिकेंस वही है। इसी वजह से हम उस एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर पूरी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। NGT issues notices to center on expansion of glacier lakes। ये एक environmental concern है। सबसे important चीज देखो, होता क्या है कि हम सब जानते हैं इंडिया का जो नदर्न पार्ट है वो माउंटेनियस रीजन है, हिमालयन रीजन है, और हिमालय में कई सारे ग्लेशियर्स हैं। बट रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये चीज रिपोर्ट की है कि हमें ग्लेशियर लेक्स का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं पिछले 13 इयर्स के डेटा को कंपेयर करूं तो पिछले 13 सालों में देयर इज अ इंक्रीज बाय 10.81%। 10.81% से जो ग्लेशियर्स लेक्स है उनका नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखो ये माउंटेन बना हुआ है, यहाँ कहीं ग्लेशियर होता था, ग्लेशियर मेल्ट हुआ, पानी नीचे आया, यहाँ पर लेक्स बनती चली गई। और हम सब जानते हैं ये जो रीजन है ये पूरा हिली रीजन है और यहाँ पर हिली टूरिज्म प्रमोटेड है। यहाँ पर ऐसे होटल्स और भी हिली स्पोर्ट्स के लिए एडवेंचरस चीजें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी इन ग्लेशियर लेक्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया। अब क्या होगा,
ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, नीचे ग्लेशियर्स लेक्स बनी। ये कोई प्रॉपर लेक्स तो नहीं है, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ से पानी मेल्ट हुआ, नीचे जाकर के इकट्ठा हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि इनकी प्रॉपर एक कैपेसिटी होगी, ये खुद से बन गई है लेक्स। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ग्लेशियर बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाएंगे और ये लेक्स बर्स्ट होने लगेंगी। जब इनकी कैपेसिटी से ज्यादा वाटर ऊपर से मेल्ट होकर के नीचे आने लगेगा तो एक तरह से ग्लेशियर लेक बर्स्ट होने लगेगी, जिसकी वजह से हमें माउंटेनियस स्टेट्स में नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली एक ऐसा केस आया भी था हमारे सामने, जिसकी वजह से बहुत जन मन धन की हानि देखने को मिल सकती है। इसी रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमें वार्न किया है कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर लेक्स का नंबर बढ़ रहा है और जो हमारे हिमालयन स्टेट्स है वहां पर नेचुरल डिजास्टर जैसी कैलेमिटीज बढ़ने की चांसेस है। नेक्स्ट, मिल्क मीट एंड एग प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन 2023 एंड 24। रिसेंटली रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया, हम सब जानते हैं इंडिया लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर है, नंबर 1 पर चल रहा है। साथ के साथ इस समय 2023-24 में हमारा मीट एंड एग का भी प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आया। नेक्स्ट वन इज ट्रम्प एक्सक्लूड्स इंडिया फ्रॉम इनिशियल टैरिफ प्लान्स, टारगेट्स चाइना एंड मैक्सिको। डिस्कस करते हैं। देखो अभी रिसेंटली 2024 में यूएसए में इलेक्शंस हुए, हम सब जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से, और हमारे सामने प्रेसिडेंट बनकर आए डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प का एक ही काम है, एक ही उन्होंने जो है वो बहुत प्रमोट किया अपने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, दैट इज मागा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ऐसी अमेरिका बनाना जहां पर अमेरिकन्स के लिए ही अपॉर्चुनिटीज हो, अमेरिकन्स को ही बेनिफिट मिले, अमेरिकन्स की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो, अमेरिकन्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, सारी चीजें जो फेवरेबल हैं वो सब अमेरिकन्स के लिए हो, ऐसा उनका मानना है। ऐसी ही उनकी पॉलिसीज हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। सिमिलरली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चाइना और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि जितना अमेरिका चाइना से इंपोर्ट करता है उससे कम वो अमेरिका चाइना को एक्सपोर्ट करता है। मतलब कि कहीं ना कहीं अमेरिका का चाइना के साथ रिलेशन देखा जाए तो इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा है, सॉरी इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। सो इससे क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। इससे क्या होगा कि अमेरिका का जो डॉलर है वो फ्लो होकर के जा रहा है चाइना की तरफ, तो अमेरिकन के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं बच रही है। अमेरिका का प्रोडक्शन कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर श्रिंक हो रहा है, इसीलिए जो चाइनीज गुड्स है उनको अमेरिका में अब उनके ऊपर टैरिफ ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है। टैरिफ ड्यूटी मतलब कि जब भी चाइना का गुड अमेरिकन बाउंड्री के अंदर आएगा उसके ऊपर एक ड्यूटी लगेगी, जिससे कि उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, उस पर एक तरह का टैक्स लगेगा जिससे कि उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी। और एट द एंड होगा क्या, इससे ऑलरेडी लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होंगे। जब उन्हें चाइना का गुड्स महंगा लगने लगेगा तो इससे क्या होगा, अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होगा, जो भी श्रिंक हो रहा है वहां पर इन्फ्लेशन चेक आउट होगा, अमेरिकन गुड्स सस्ते लगने लगेंगे तो लोग ऑब्वियस ही बात है उसी गुड्स को प्रेफर करेंगे। सो एट द एंड होगा क्या कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसा सपना सच होने लगेगा। इसी रिगार्डिंग जो ट्रम्प है उन्होंने बोला कि आने वाले समय में मैं चाइना, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले गुड्स पर टैरिफ ड्यूटी बढ़ाऊंगा, वो भी 25% तक। ठीक है, इन्होंने कहीं पर भी इंडिया का मेंशन नहीं किया है कि इंडिया से आने वाले गुड्स पर भी हम टैरिफ ड्यूटी लगाएंगे। इससे क्या होता है कि इंडिया के लिए एक फेवरेबल चीजें हो रही है, इंडिया इस चीज में थोड़ा सा पॉजिटिव उसमें रह सकता है कि अब ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। होगा क्या कि जैसे कि चाइना के गुड्स महंगे होंगे
तो चाइना का अगर प्रोडक्ट नहीं चलेगा अमेरिका में, तो चाइनीज कंपनी जो है या जो कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट कर रखी हैं वो अब नया मार्केट ढूंढेंगी कि हम कहाँ नई जगह जाकर के अपनी इंडस्ट्रीज डालें ताकि हमारे गुड्स अमेरिका में पहुंच पाए। तो उनके लिए इंडिया एक बहुत अच्छा मार्केट साबित हो सकता है। यहाँ पर उन्हें लेबर्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। बट जो चैलेंज है हमारे सामने वो ये है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी है। सो अगर हम अपना स्किलिंग प्रोग्राम और बेहतर बनाएं, अपने लेबर्स को और स्किल्स प्रोवाइड करें, तो ये एक तरह की इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएं, स्किल्स अच्छे प्रोवाइड करें, ताकि जो कंपनीज चाइना को छोड़ करके नया मार्केट ढूंढने की कोशिश करेंगी अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन्हें इंडिया एज अ ऑप्शन अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट वन इज IMD साइक्लोन डेवलपिंग इन बे ऑफ बंगाल हेडिंग टुवर्ड्स तमिलनाडु। अभी हमें पोस्ट मॉनसून ये सेकेंड जो है सेकेंड साइक्लोन देखने को मिल सकता है। इसका नाम है फेंगल। इसे ये फेंगल जो नाम है ये दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। इसके पहले हमें उड़ीसा के कोस्ट पर दाना नाम का एक साइक्लोन देखने को मिला था। जो ये वाला साइक्लोन है ये मेजरली तमिलनाडु वाले स्टेट्स को हिट करेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड पैन 2.0। पैन मतलब कि परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये एक तरह का जैसे हम एज अ सिटीजन है, हमारे पास अपना नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिससे बोला जाता है आधार कार्ड। सिमिलरली हर एक बिजनेस का अपना एक नंबर रहता है जिसे बोला जाता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक 10 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है जो हर एक बिजनेस का यूनिक रहता है, जिसके बेसिस पर वो बिजनेस अपना टैक्स रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर सकती है। बट होता क्या है ना कि अभी हमारे पास थोड़े से रेवेन्यू सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए हमने पैन 2.0 लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि पैन कार्ड में QR जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, पहली चीज। दूसरा, अभी एक बिजनेस के पास मल्टीपल कार्ड्स रहते हैं, एक पैन कार्ड रहता है, एक टिन नंबर रहता है और एक TDS रहता है। ये सारी चीजें टैक्सेस को डील आउट करने के लिए बनाई जाती है। बट इन सारी चीजों को सब्ज्यूम करके सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, या यूं कह लो रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, हम पैन 2.0 जैसी स्कीम लाए हैं। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ, गैलेफ्यू माइंडफुलनेस सिटी, ये एक सिटी है भूटान की जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया था। ये सबसे बड़ा कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, माइंडफुलनेस और होलिस्टिक लिविंग एंड सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। ये एक तरह से जीरो कार्बन सिटी बनाने की बात कर रहा है भूटान। नेक्स्ट, क्रूज भारत मिशन। ये एक मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें मैराइन सेक्टर में या क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि 2029 तक हम क्रूज टूरिज्म को डबल करने की बात कर रहे हैं, या यूं कह लो कि हम इसे 1 मिलियन तक लेके आएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जॉब्स भी बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, कोस्टल रीजन का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट वन इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स। ये एक मिशन है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया 2024 में ही। इसका मेन काम था जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है उसे डोमेस्टिकली लेवल पर बढ़ाया जाए, मतलब कि टू बूस्ट अप द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। कोई भी सजेशन हो आप हमें बता सकते हैं किसी भी अकाउंट पर। थैंक यू सो मच।